हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे केमिस्ट्री का एक टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी जो एलिमेंट्स है वो एट प्रेजेंट हम 2020 अभी तक 118 एलिमेंट्स है, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन 80s में चलते आ रहा था। फर्स्ट हमारा साइंटिस्ट था एक डॉबेरिनर, जिसने 1817 में क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। तो वो टाइम में जो भी क्लासिफिकेशन करते थे उनको ऐसे ही लगता था कि एटम जो भी क्लासिफिकेशन होता है वो एलिमेंट्स का, एक बात समझो, एलिमेंट्स है उसका बेसिक थिंग है एक एटम, और एटम को वो टाइम में समझते थे कि बेसिक थिंग है एटॉमिक मास। एटम का बेसिक फंक्शन है, उसका प्रिंसिपल है एटॉमिक मास। तो जो भी क्लासिफिकेशन होता था उसमें एटॉमिक मास अपना टांग अड़ाता ही था। तो जो डॉबेरिनर था उसने एक ऐसा टेबल बनाया और एक रो में एलिमेंट्स थे। तो वो जो एलिमेंट्स थे उसमें एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स डाला उसने, जो जिसका प्रॉपर्टी भी सेम हो, और उसने जो 3 एलिमेंट्स थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे अपने एटॉमिक मास में। तो उसने एक लॉ बनाया कि जो मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बाकी दो का एवरेज है, अप्रोक्सीमेटली एवरेज है। अभी यहाँ उसने एक एग्जांपल भी दिया है कि सोडियम है, फिर पोटेशियम है और फिर तो क्लोरीन है। जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास है 23, और क्लोरीन और पोटेशियम का जो एवरेज है वो 23 है, वो भी 23.0 ऐसा आता है। तो वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही हुआ। लेकिन जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं तो जैसे हायर एटॉमिक मास आता है तभी ये लॉ फॉलो नहीं करता है इसे, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता। फिर और एक दूसरा साइंटिस्ट है, उसने भी अपना दिमाग लड़ाया, उसका नाम था जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड ने 1866 में एक क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन में वो म्यूज़िक के तरफ चला गया। म्यूज़िक में कैसे नोट्स होते हैं, सा रे गा मा प ध नि सा, ये इंडिया का है और वेस्टर्न साइड में कुछ अलग रहते हैं। तो आपके बुक में दिया रहेगा। तो उसमें एक ऐसा लॉ बनाया कि जो अभी आपको मैं पहले म्यूज़िक का थोड़ा बेसिक देता हूँ कि सा रे ग म प ध नि सा। तो मैंने जो स्टार्टिंग का सा बोला और लास्ट का सा, इन दोनों में सिमिलरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं, सिमिलरिटी है। जो लास्ट का सा है वो हायर रहता है और फर्स्ट का सा लोअर रहता है, तो ये सिमिलर है सा। तो वैसे ही उसने भी जो एलिमेंट्स थे वैसे ही अरेंज किए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो जो हर 8th एलिमेंट था वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर था, यानी अभी फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर रहा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8। तो जो 8th और ये फर्स्ट, उसका वो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज सेम थे। अभी इसमें भी और एक प्रॉब्लम्स आ गए, क्योंकि ये जब भी उसने किया जॉन न्यूलैंड्स ने, तभी 56 एलिमेंट्स पता थे, और उसमें से सिर्फ कैल्शियम तक ही हम ये कर सकते थे। आगे जो न्यूली डिस्कवर्ड होते थे या फिर हाई एटॉमिक मास था उनका जो एलिमेंट्स का, वो ये लॉ में फिट नहीं बैठते थे। और उसने कुछ मिस्टेक्स भी किए, मतलब मिस्टेक्स नहीं, मैं इसको डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन के, तो क्या है वो आप देख सकते हैं कि जो कोबाल्ट और निकल है वो हेलोजेंस के साथ थे, मीन्स हेलोजेंस का प्रॉपर्टी डिफरेंट है और इनका प्रॉपर्टी डिफरेंट थे। तो ये दोनों साथ में आ गए थे एक ही नोट में। वो जो नोट था ना, से डो रे मी सा ऐसा कुछ है, तो वो एक ही नोट में आ गए थे, और उनका प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है, तो भी एक प्रॉपर्टी वो एक ही नोट में आ गए। तो ये एक डिसएडवांटेज है। और एक है कि जो आयन है Fe, उसका मॉलिक्यूलर वो है, मॉलिक्यूलर उसका सिंबल Fe। तो Fe जो है वो मेटल से, मीन्स कोबाल्ट और निकल के साथ उसका प्रॉपर्टी मैच होता है, लेकिन वो कोबाल्ट और निकल से दूर नॉन मेटल से ना ऑक्सीजन के साथ आ गया था। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स होते थे वो ये लॉ में फिट नहीं बैठते थे। फिर और एक साइंटिस्ट आया, रशियन साइंटिस्ट था, उसने 1872 में ये क्लासिफिकेशन किया, और उसका नाम था मिरिट मेंडलीव। तो इसने जो क्लासिफिकेशन किया वो लॉन्ग टाइम तक एक्सेप्टेड था, क्योंकि ये इसने जो क्लासिफिकेशन किया इसमें कुछ लॉजिक था। तो उसने जो क्लासिफिकेशन किया उसके ऊपर एक लॉ बनाया। लॉ ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शनिंग टू देयर एटॉमिक मासेस।
मतलब क्या, जो भी एलिमेंट्स है वो उसका जो फंक्शनिंग है वो पूरा एटॉमिक मास के ऊपर ही बेस्ड है। तो उसने एक पूरा टेबल बनाया, उसमें जो हॉरिजॉन्टल है वो ग्रुप्स है और जो वर्टिकल है वो पीरियड्स है। तो और उसके ऊपर आपने लिखा है आर और एच ऐसा लिखा है और ऊपर कुछ नंबर लिखा है। तो हम कैसे लिखते हैं H2O, 2 नीचे लिखते हैं ना, तो वो टाइम में 2 ऊपर लिखा जाता था, तो इसलिए वो ऐसा ऊपर लिखा हुआ है। अभी उसमें भी कुछ एडवांटेजेस भी थे और डिसएडवांटेजेस भी थे। तो पहले मैं आपको एक एडवांटेजेस बताता हूँ। पहले कुछ जो एटॉमिक मासेस थे किसी कोई भी एलिमेंट्स के, वो रॉन्ग लिखे गए थे। जैसे कि बेरिलियम का लिखा था 14.09, और जब भी मेंडलीव ने जो किया अपना क्लासिफिकेशन, तो उसके बाद उसका जो एटॉमिक मास था वो रिवाइज किया गया, परफेक्टली उसका लिखा गया और उसका था 9.4। उसका जो एटॉमिक मास था 9.4। और उसने जो मेंडलीव है उसने, आप देख सकते हो उसका जो टेबल है उसमें कुछ वैकेंट प्लेसेस हैं। तो उसको ऐसा लगा कि जो अभी फ्यूचर में जो डिस्कवर होंगे एलिमेंट्स वो यहाँ पर फिट हो सकते हैं। तो उसने ऐसा थिंक किया, आजू बाजू के जो नेबरिंग एलिमेंट्स थे उसको ध्यान में रख के उनका प्रॉपर्टीज़ जो फ्यूचर में मिलने वाले हैं एलिमेंट्स, उनका प्रॉपर्टीज़, उनका नेम और उनके एटॉमिक मास तक वो लिख के लगाया है अपने बुक में, इधर तो लिख के गया रहेगा। तो मेंडलीव ने कुछ 3 एलिमेंट्स थे जिनका मेंडलीव ने उनका नाम रखा था इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन, और उनके प्रॉपर्टीज़ बता के उसने उनके एटॉमिक मास इका बोरॉन का 44, इका एल्यूमिनियम का 68 और इका सिलिकॉन का 72 फ्यूचर में उनके वो मिले भी, और उनके प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम थे, उनका एटॉमिक मास भी ऑलमोस्ट सेम था। और फिर उनका नया नाम इका बोरॉन को स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम को गैलियम और इका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहा जाता है। तो ये एक एडवांटेज था। और जो जीरो ग्रुप है, हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, जो इनर्ट गैसेस हैं वो बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे। तो उसने उनके लिए एक परफेक्ट ऐसा ग्रुप बना के रखा था जहाँ पर वो फिट हो सके। तो ये भी एक एडवांटेज है। अभी कुछ हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं ये मेंडलीव्स के बारे में। तो मेंडलीव ने जो बनाया था उसमें भी एटॉमिक मास जो है उसके ऊपर बेस पे बनाया था। तो जो कोबाल्ट और निकल है, ये दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास एकदम सेम, मतलब एक सेम ही है, वो होल नंबर सेम ही है। तो अभी ये कन्फ्यूजन था कि कोबाल्ट और निकल का जो प्लेस है वो डिफरेंट होना चाहिए कि सेम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये था कि आइसोटोप्स जो रहे थे वो लेट मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया उसके बाद में डिस्कवर हुए। आइसोटोप्स मीन्स क्या, जिसके एटॉमिक मास तो सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो जो आइसोटोप्स था वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम था कि जो आइसोटोप्स है किसी एलिमेंट्स के, वो उनको साथ में रखे कि अलग से उनको प्लेस दे। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। और नेक्स्ट प्रॉब्लम था कि जो उसमें मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो एक पैटर्न फॉलो नहीं करता था, ऑर्डर मीन्स एक को छोड़ के एक फिर एक। तो सपोज़ उसने कैसे किया था, एक इधर फिर एक बॉक्स छोड़ के आगे फिर 3-4 बॉक्स छोड़ के आगे। तो हम ऐसा जजमेंट नहीं कर सकते थे कि दो एलिमेंट्स के बीच में और कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, तो कितने एलिमेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये बताना भी मुश्किल था और इसके लिए एक ऐसा उसका डिसएडवांटेज हो गया। और उसका लास्ट डिसएडवांटेज, अभी तक इसके आगे भी एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया, वो भी उसमें भी यही प्रॉब्लम था, हाइड्रोजन का प्लेस, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है वो सब जितने भी क्लासिफिकेशन है उसमें सब डिसएडवांटेज ही रहा है। क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हेलोजेंस के साथ भी सिमिलरिटी करता है और अर्थ मेटल के साथ भी। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो उनको जब लिखते हैं तो सिंबल में ऐसे लिखते हैं F2Cl2। तो हाइड्रोजन को भी H2 जैसे लिखा जाता है, H2, तो वो उनके साथ भी सिमिलरिटी करता है। और जो अर्थ मेटल है उनका जो हम कंपाउंड्स लिखते हैं Na, फिर मतलब सोडियम, पोटेशियम, तो इनके साथ भी ये सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच होता है। तो ये डिफरेंस है, मतलब ये एक ऐसा कन्फ्यूजन है कि हाइड्रोजन का पोजीशन ग्रुप 17 में होना चाहिए हेलोजेंस के साथ या फिर ग्रुप 1 अर्थ मेटल के साथ।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।